चलो देखो, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ना। आज हम समझेंगे कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, तो वो जो बहुलक होता है उसमें डीएनए कैसे मतलब डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं ना। तो आज के इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इसमें कि देखो, जो डीएनए होता है वो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखें यदि ध्यान से हम, तो एक क्या है, ये पेंटो शर्करा है। पेंटो शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर जब कोई नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। लेकिन जब इसके कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में, जैसे देखो, एक न्यूक्लियोटाइड पूरा यहाँ से ये हो गया है ना, यहाँ तक। इसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। फिर अगला न्यूक्लियोटाइड ऐसे ये जुड़ गया यहाँ पे। तो ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके, यानी आपस में कैसे, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे जैसे देखो, ए वाला यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, ऐसे यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड से ए वाला जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, तो इस वाले बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो कई न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पूरी ए है और दूसरी वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ए है। ये आपस में नाइट्रोजन क्षार के मध्य में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, है ना। हम आगे डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में पढ़ेंगे कि जो ये हाइड्रोजन बंध होता है नाइट्रोजन बेस के बीच में, एक कुंडली को एक स्थायित्व देता है। जो डीएनए की संरचना का द्विरज्जुकी मॉडल है ना, ये इसको डबल हेलिक्स मॉडल या हिंदी में द्विरज्जुकी मॉडल बोलते हैं। तो इस द्विरज्जुकी मॉडल को एक स्थायित्व देता है क्या? हाइड्रोजन बंध, जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? बेस पेयर बनाते हैं। इस देखो, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। और इन दोनों क्षार युग्म को बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेस पेयर या क्षार युग्म। इनको बोलते हैं बेस पेयर या क्षार युग्म, है ना। ये जो पेंटो शुगर होती है, फास्फेट समूह होता है, ये डीएनए का आधार बनाते हैं। लेकिन जो क्षार युग्म होते हैं, ये डीएनए के मध्य में विक्षेपी होते हैं। विक्षेपी का मतलब, जैसे हमने जीना देखा ना, जीना, तो जीना की यानी जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के दोनों डंडों को बनाता है कौन? पेंटो शुगर और फास्फेट समूह ये सीढ़ी के दोनों डंडों को बनाते हैं। लेकिन सीढ़ी की जो मध्य में जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको कौन बनाता है? बेस पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम डबल हेलिक्स मॉडल में समझेंगे कि बेस पेयर किस प्रकार से सीढ़ी बनती है ना, सीढ़ियों की। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा जो हाइड्रोजन बंध होता है, कैसा होता है? द्विआबंध होता है, यानी कि डबल बॉन्ड द्विआबंध के रूप में होता है। लेकिन साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो हाइड्रोजन बंध होता है, ये वाला हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध हमेशा त्रिआबंध के रूप में होता है। त्रिआबंध हमेशा, है ना, ये निश्चित होता है बिल्कुल। तो इसको हम याद रखेंगे कैसे? ए का मतलब होता है आया था, आया, ए का मतलब होता है आया, और टी का मतलब था क्या? टी का मतलब होता है था, यानी आया था। ए से एडेनिन और था का जो टी है ना, टी से मतलब थाइमिन, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, आया था, यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा द्विआबंध के द्वारा, ठीक है। लेकिन साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, यानी त्रिआबंध से जुड़ता है। इसको हम याद रखते हैं। सी का मतलब है यहाँ पे चला गया, चला, और जी का मतलब है गया, है ना। हम इसको ऐसे शॉर्ट टिक से याद रखते हैं, चला गया। चला का जो सी है, सी का मतलब होता है यहाँ पे साइटोसिन, और गया का जो जी है, जी का मतलब होता है ग्वानिन, है ना। तो आया था, चला गया, यानी आया था, यानी एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन के साथ हमेशा द्विआबंध के द्वारा, और चला गया, चला मतलब सी और गया मतलब जी, यानी साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा त्रिआबंध से, ठीक है। और ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो ध्रुवणता होती है वो प्रति समानांतर होती है। प्रति समानांतर का मतलब, देखो, ऊपर वाली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये 5 सिरा है इसका, यानी 5 डैश से 3 डैश, और सेकंड वाली कैसी होती है? प्रति समानांतर का मतलब उल्टा होती है, मतलब उल्टी होती है। ए 5 डैश से 3 डैश की ओर है, तो ए 3 डैश से 5 डैश की ओर है। देखो ध्यान से वहाँ पे, मतलब ये कैसे है? मतलब जो यहाँ पे 5वें नंबर का जो कार्बन है ना, इस पर फास्फेट समूह जुड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 है ना, वहाँ पे OH ग्रुप होता है, ठीक है।
इसी प्रकार से जो नीचे वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, नीचे वाली का मतलब मैंने इस बोर्ड पे जो नीचे वाली बनाई है, ठीक है, नीचे नहीं होती है, ऐसी ऐसी खड़ी होती हैं दोनों, ठीक है। तो जो निचली वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है अपनी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नीचे वाली ये 3 नंबर पे OH समूह है, वहाँ पे 5 नंबर पे फास्फेट समूह है। तो ध्यान रखना है दोनों कैसी हैं, दोनों की जो ध्रुवणता होती है वो प्रति समानांतर होती है, ठीक है। यानी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। एक की ध्रुवणता होती है 5' से 3' की ओर, तो दूसरे की होती है 3' से 5' की ओर। अभी हम DNA के डबल हेलिक्स मॉडल में समझेंगे। अभी हमने केवल ये जान लिया है कि जो DNA होता है ना, DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनें कैसे जुड़ी होती हैं ना, बेस पेयर से जुड़ी होती हैं। बेस पेयर के बीच में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। और दो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ध्यान रखना है, फास्फोडाइएस्टर है ना, ये डाई शब्द याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में नाइट्रोजन बेस के मध्य में हाइड्रोजन बंध से जुड़ के एक DNA का अणु बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से DNA की जो डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना होती है ना, डबल हेलिक्स होता है ना, वो एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम DNA के डबल हेलिक्स मॉडल में उसका डायग्राम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत सिंपल होता है। जैसे हम DNA को ऐसे पढ़े हैं ना, पहले कभी तुमने पढ़ा होगा, ऐसे करके होती है ना DNA की स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉडल ऐसा कुछ। तो एक ए वाला स्टैंड, ए वाला जो स्टैंड है ना, ए ऐसा होता है, और जो ए दूसरा वाला है, मतलब ए दूसरा वाला है, ए वाला ऐसा होता है ना। तो एक्चुअल में ए ऐसे होते हैं, ए वाला ऐसा होगा और ए वाला ऐसा होगा, एक्चुअल में ऐसे होते हैं। और इनके मध्य में ऐसे बेस पेयर जुड़े होते हैं, ऐसे करके, ऐसे बेस पेयर हैं। ये कौन से बेस पेयर हैं, ए वाले, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे दूसरा बेस है, तो इन दोनों के बीच में जैसे एडेनिन थाइमिन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन है, तो ए आपस में ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन। तो ए एक्चुअल में ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं, ये क्या बनाती हैं, ए सीढ़ी के 2 डंडे बनते हैं, और मध्य में जो बेस पेयर होते हैं सीढ़ी बनती है इनके, है ना, ऐसे मध्य में सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, ठीक है। और इनकी ध्रुवणता ऐसे होती है, जैसे यदि ए 5' से, इसी को देखो 3' है, तो ए वाला हमेशा 3' से कैसा होगा, 5' में होगा। अभी हम समझते हैं इसको डबल हेलिक्स मॉडल में, ठीक है। इसको नहीं बनाना है डबल हेलिक्स मॉडल में, लेकिन हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए तरीके से कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एक्चुअल में कैसे होती है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा काम है क्या, थोड़ा नॉलेज को ज्ञान करना है ना, केवल रटना नहीं, थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखो, ए पूरी पेंटोस शुगर है हमारी, कौन सी पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी का मतलब क्या है, मतलब इसमें O4 है, मतलब कार्बन नंबर 2 पर, ए वाला जो कार्बन नंबर 2 है ना, इस पे एक ऑक्सीजन कम होता है, किसकी तुलना में, राइबोज शुगर की तुलना में। तो राइबोज शुगर की तुलना में डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, DNA है, ठीक है, DNA की पेंटोस शुगर है, ठीक है, याद रखेंगे वैसे। अभी हम पढ़ते हैं DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को।